नमस्कार, मैं हूं दामिनी वशिष्ठ और स्वागत है आपका हमारे शो आपकी प्रॉपर्टी में। आज इस शो की शुरुआत में एक शब्द से करूंगी, अधूरा, यानी इनकम्प्लीट। ये शब्द अपने आप में ही कितना कमजोर है। कोई भी चीज किसी को भी अधूरी नहीं पसंद, तो फिर ये बिल्डर लोगों के घरों के सपना क्यों अधूरा छोड़ देते हैं? क्या इन्हें लोगों की तकलीफों का एहसास नहीं होता? आइए जायजा लेते हैं एक ऐसे ही अधूरे प्रोजेक्ट का। आज मैं मौजूद हूं गुरुग्राम के सेक्टर 69 यूनिटेक सनब्रिज में और मेरे साथ मौजूद हैं वहां के सभी अग्रीव्ड बायर्स जो बिल्डर से काफी सालों से परेशान हैं। आइए जानते हैं इनसे कि क्या परेशानी है इनकी। क्या नाम है आपका और क्या आपके इश्यूज हैं बिल्डर्स के खिलाफ? दामिनी जी, माय नेम इज़ अमरनाथ। मैं इस सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप यहाँ इतने गर्मी में आके हम लोग का प्रॉब्लम्स जो है अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके दर्शकों को ये बोलना चाहूँगा कि वो कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट में निवेश करे तो बहुत सोच समझ कर करें, क्योंकि हम लोग जितना सफ़र किया है इतना सफ़र उनको ना करना पड़े। इट इज़ ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, वी वांट टू गिव देम ए पीस ऑफ एडवाइस। हम लोग 2009 में हमने बुकिंग किया। बुकिंग करने के बाद 3 साल में 2012 में हमको मकान देना था। उन्होंने 3 साल में थोड़ा कुछ स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जो अभी आपको पीछे नज़र आ रहे हैं, और करके सारा 90% पेमेंट लोगों से इन्होंने कलेक्ट कर लिया। उसके बाद काम रुक गया। उसके बाद हम फॉलोअप करते रहे, कोई रिप्लाई नहीं है। बिल्डर वॉज आउट ऑफ आवर रीच। फाइनली वी हैड नो ऑप्शन, तो वी वेंट टू इन द मीन टाइम क्या हुआ कि द सफरिंग ऑफ होम बायर्स केप्ट ऑन इंक्रीजिंग। पहले तो उनको अपना मकान का रेंट देना पड़ रहा था। उन्होंने सोचा था कि ये मकान मिल जाए तो अपने मकान में रहेंगे, रेंट बच जाएगा, लेकिन वो हुआ नहीं। सब रेंट दे के रह रहे हैं। ऊपर से फिर बैंक से लोन लिया, उसका भी EMI दिए जा रहे हैं। तो चारों ओर से फाइनेंशियल प्रेशर लोगों पे आ गया। काफ़ी लोग रिटायर हो गए, सीनियर सिटीजन बन गए। कुछ लोग हैं जो बच्चों के लिए सोचे थे, बच्चे इधर उधर चले गए। कुछ लोग ये कोविड और बाकी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू वेरियस रीजन कुछ लोगों का देहांत हो गया। तो सब मिला के हमारा जो टोटल जो हमारा ग्रुप है, जिसमें करीब करीब यहाँ 700 फ्लैट्स हैं, हम लोग बहुत परेशान हैं। इसका प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम NCRDC का दरवाज़ा खटकाया, तो उधर जाके हमको खास कुछ कोई रिलीफ नहीं मिला। 3-4 साल तक केस चलता रहा, कुछ हुआ नहीं। फिर 2019 में हम लोगों ने सबने थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके हम सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया। सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करने के बाद बहुत फाइट किया हमने वहाँ कोर्ट में। फिर उन्होंने एक फॉरेंसिक ऑडिट कराया। फॉरेंसिक ऑडिट जब कराया तो उससे ये पता चला कि बिल्डर जो है यूनिटेक, जिसके प्रोमोटर्स है रमेश चंद्र जी, उनके 2 बेटे अजय और संजय, ये लोग सब लोगों ने मिलके पैसा साइफोन किया है। और चारों रमेश चंद्र जी, उनके दोनों बेटे और उनकी बहू प्रीति, जो रिसेंटली एयरपोर्ट में अरेस्ट हुई हैं, सब अभी जेल में हैं। क्योंकि ये तो तय है कि इन लोगों ने पैसा साइफोन किया, वो इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से पता चल गया। तो हम लोगों का पैसा इन्होंने, और प्रोजेक्ट को इन्होंने क्या किया, हमसे होम बायर से पैसा लिया पहले, फिर इसको बेच दिया बैंक को, HDFC बैंक को। उनसे पैसे ले लिए, मॉर्गेज करके पैसे ले लिए। HDFC बैंक फिर अपना जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो था, ये वाला प्रोजेक्ट, उसको उन्होंने बेच दिया एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी JMF बोल के। एसेट रिकंस्ट्रक्शन के पास हम धक्के खाते रहे। हम बॉम्बे में भी गए उनसे मिलने बहुत बार, सीनियर लोगों के साथ। उनका कहना है जी हम तो लेंडर है, हम कुछ हेल्प नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा करके देखा गया कि स्लोली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सारे दरवाजे हमारे लिए बंद हो गए। फिर सुप्रीम कोर्ट के तरफ से फिर थोड़ा रिलीफ आया। उन्होंने पहले का बोर्ड को जो था रमेश चंद्र जी और उनका पूरा टीम को बर्खास्त कर दिया। बर्खास्त करने के बाद उन्होंने एक नया गवर्नमेंट अपॉइंटेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया, जिसमें IAS ऑफिसर्स हैं। इट इज़ वेल रिप्रेजेंटेड। IAS ऑफिसर्स हैं, बिल्डर्स हैं, ये सब मिला के उन्होंने एक 8 लोगों का एक टीम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया और बोला कि होम बायर्स को सफ़र नहीं होना है, उनको प्रोजेक्ट दीजिए। लेकिन इधर भी प्रॉब्लम ये है कि 2018 से चल रहा है ये सब केसेस। लेकिन यहाँ एक और सबसे बड़ी दिक्कत है कि सुप्रीम कोर्ट टाइम नहीं दे पा रही है। जैसे कि किसी ने पहले भी बताया कि छोटे छोटे केस तो वो ओवरनाइट बैठ के या सुओ मोटो उसको टेकअप करते हैं, लेकिन हम लोग का ये इतना सफरिंग्स, इस पे केस जिस हिसाब से चलना चाहिए वैसा नहीं चल रहा है, बहुत धीरे से चल रहा है और हमको रिलीफ नहीं मिल रहा है। तो घर का सपना सभी का होता है, तो आपने कब इन्वेस्ट किया था यूनिटेक में कि कभी इससे जानकारी नहीं ली और अब कैसा महसूस हो रहा है आपको? जहाँ तक इन्वेस्टमेंट का सवाल है, 2011 में इन्वेस्ट किया था। जानकारी के लिए इनके ऑफिस भी गए थे।
हर एक ने जो बाइंग कॉस्ट होगी, किसी ने डायरेक्ट यूनिटेक से खरीदा, उस वक्त रेट एक एक्स अमाउंट था, किसी कोई जना जाके गया मार्केट में, उसने मार्केट से खरीदा, किसी के पास पैसे थे तो उन्होंने खुद लगाए, मेरे पास पैसे नहीं थे उस वक्त। मैंने शुरू में जैसे कहते हैं लोन लगाया और फिर लोन लेने के बाद हमने इंस्टॉलमेंट दी। अकल आ गई कि भैया जितना भी है प्रीपे कर लो, ख़त्म कर लो, क्योंकि नहीं तो इंस्टॉलमेंट मार देगी। पर औकात होती तो हम प्रीपे कर लेते, नहीं कर पाए। किराए पे भी रह रहे हैं, किराए पे रह रहे हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके स्कूल की फ़ीस होती है, आपको पढ़ाई का भी खर्चा है, इंस्टॉलमेंट का भी खर्चा है, किराए का भी खर्चा है। तो ये सारे खर्चे अगर हम मिला के रखेंगे तो मेरे ख्याल से पता नहीं कितनी अपॉर्चुनिटी लोगों ने वो कर ली। अपॉर्चुनिटी छोड़ते हैं, ज़िंदगी में जो तकलीफ़ें आती हैं वो इंसान समझ जाता है। बस यही है कि अगर आपने वर्ड जब बोला एक अधूरा, सारी चीज़ें अधूरी है, पेमेंट सबसे पूरी ले ली इन्होंने। तो अब वो पेमेंट इन्होंने जो पूरी ले ली, तो भैया इनके पास लैंड पार्सल है, वो लैंड पार्सल बेचे और हमें हमारा मकान दे दें। जहाँ तक लोगों के दरवाजे खटखटाने का है, भैया दरवाजे सबके खटखटा लेंगे, हमारे फ्लैट्स में भी तो दरवाज़ा लगा दो यार। जो बोला था उन्होंने कि हम आपको अंदर आपके शॉप्स होंगी, जॉगिंग ट्रैक्स होंगे, पार्किंग होगी, स्विमिंग पूल होगा, एक शायद आपका क्लब हाउस होगा, प्राइमरी स्कूल होगा। आपने जो सारी की सारी फैसिलिटीज़ कि आप आओ, चाबी में हाँ फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स हमने लगवाने थे, वो उसमें भी कनेक्शंस इन्होंने देने थे। हम ये कहते हैं कुछ आप शुरू करो, हमें एक डेट दे दीजिए, एक डेट दे दीजिए कि इस तारीख तक आपको आपका मकान आपके हाथों में दे दिया जाएगा। जहाँ तक डेट का सवाल है, मेरे ख्याल से यहाँ पे जो सीनियर लोग हैं, जिसमें देवगन जी हैं, हमारे अमरनाथ जी हैं, संजय हैं, एक दो जने नहीं आ पाए, बिजी हैं अभी, हम सब मिलके डॉक्टर रमेश चंद्रा से भी मिले। वो क्या कहते हैं कि मैं क्या करूं, अगर वो नहीं कर सकते थे तो पहले ही बता दो। भैया तुमने अपने बच्चों के लिए तो अच्छा किया, पर बच्चों को अच्छे संस्कार तो दिए नहीं। दोनों के दोनों जाके जेल में पड़े हैं, जेल में जो पड़े वहाँ पे बैठ के भी काम कर रहे हैं। जहाँ तक पैसों का सवाल है, पैसे सबको पता है कि कहाँ पे चले गए हैं, यहाँ पे नहीं आए। तो यहाँ पे जो पैसा चाहिए वो अब इनकी लैंड से बेच के लाया जाए, या जो सुप्रीम कोर्ट इनकी प्रॉपर्टीज़ को लिक्विडेट करके पैसा दे रही है ताकि ये प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो। नहीं तो आप ये देख रहे हैं, मैं केवल डायगोनली ऑपोजिट एक जगह पे किराए पे रहता हूँ। पहले मैं फ्लोर देख के खुश होता रहता था, आज उसके आगे की बिल्डिंग बन गई है। और जहाँ तक मैंने सुना है, और आई एम 99% श्योर कि वो वाली भी लैंड एक टाइम पे यूनिटेक के पास ही थी, जो इनमें से कई बिल्डर्स को देकर इन्होंने अलग तरीके से पैसा लिया और वो भी इन्होंने बाहर भेज दिया। वो प्रोजेक्ट्स पे इन्होंने पैसा नहीं लगाया। तो जाहिर है जब व्यक्ति अपना घर लेता है तो उसके साथ में उसके सपने भी बनते हैं, उसकी एक्सपेक्टेशंस भी बनती है। तो सर आपकी क्या उम्मीदें थी, साथ ही आपके परिवार की क्या उम्मीदें थी, और अब उन्हें कैसा महसूस होता है? देखो, इसमें परिवार का ये है कि जब शुरू में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था तो मेरी ग्रैंड डॉटर का जन्म हुआ था 2009 में। तो हमें ये आशा थी कि छोटा घर है जिसमें रह रहे हैं, 2 कमरे का है, तो आगे फैमिली बढ़ेगी। एक लड़का तो पहले ही बाहर रहता था, तो 6 फैमिली मेम्बर्स हैं और 2 कमरे के फ्लैट में रहते हैं, तो इसमें बुक करा देते हैं। 4 कमरे का फ्लैट है तो पूरी फैमिली उसमें एडजस्ट हो जाएगी। लेकिन वो बात तो 2009 की है, अब तो 2022 चल रहा है, 13 साल हो गए हैं। वही मेरी लड़की जो है 8th क्लास में अब हो गई है, जो ग्रैंड डॉटर है, और मेरे से बार बार पूछती है कि दादू हम अपने बड़े घर में कब जाएंगे। और इसकी हम EMI भी भर रहे हैं, उसी छोटे घर में 2 कमरों के फ्लैट में हम अपना रह रहे हैं। और हमें कुछ समझ नहीं आता कि उसका जवाब हमारे पास तो कोई एटलीस्ट है नहीं। इसका खट्टर साहब के पास जवाब हो, जहाँ PM मोदी जी के पास जवाब हो, तो वो दे सकते हैं कि हम इस घर में कब जाएंगे। अब जहाँ तक इसका प्रॉब्लम स्टार्ट होने का इशू है, जैसे मेरे पहले स्पीकर ने बोल दिया कि कब स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ, तो ये जब से स्टार्ट हुआ 2012 तक हमें ऐसे नहीं लगा कि हमें ये प्रॉब्लम आने वाली है। लेकिन जब ये हमें एहसास हुआ कि ये प्रॉब्लम होगी, तो उसके बाद हमने डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट हरियाणा गवर्नमेंट, NCDRC, चीफ मिनिस्टर हरियाणा, इन सबको मिले
और इनिशियली हमें जो लगा था ये कि ये हरियाणा गवर्नमेंट के जो नए चीफ मिनिस्टर बने हैं मिस्टर मनोहर लाल खट्टर, तो ये इंटरेस्टेड थे, कुछ इंटरेस्ट भी ले रहे थे। इन्होंने एक ग्रीवेंस सेल बना दिया था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिसके जो चेयरमैन थे डिप्टी कमिश्नर होते थे मिस्टर सत्यापाल। तो उन्होंने वहाँ मीटिंग रखते थे, तो उसमें इसको बिल्डर को बुलाया गया, इसको पूछा गया कि तुम इनको क्यों नहीं दे रहे घर। तो इसने अपना कहा जी मैं अपना जो है पैसा अरेंज कर रहा हूँ। तो इन्होंने कहा जी विद इन नेक्स्ट वीक एक मीटिंग रखी, 18 जनवरी की बात है ये 2018 की, तो 17 की, तो वो चंडीगढ़ रखी। तो उसमें हमें भी बुलाया, उसको भी बुलाया, और वहाँ भी इसने यही प्रॉमिस करा कि मैं आई विल स्टार्टेड विद इन 3 मंथ्स, लेकिन इसने कुछ भी स्टार्ट नहीं करा। और फिर उसके बाद हम फिर चीफ सेक्रेटरी के पास और उसके डायरेक्टर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के पास गए, और उन्होंने ये बताया कि इनके तो आपके तो प्रोजेक्ट के EDC IDC चार्जेस डिपॉजिट नहीं हुए। तो हमने कहा जी इसमें हमारा क्या कसूर है, हमारे से तो लिए गए हैं, ये तो आपने ऑडिट करवाना था कि आपके गवर्नमेंट के पैसे जो बिल्डर कैसे खा गया। तो हम तो यही कह रहे हैं कि अपना शुरू से मीडिया ने भी इस चीज़ को काफ़ी हाईलाइट करा। एक फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट के बारे में पूछा, तो जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं इन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा था कि उस टाइम पे भी कि बिल्डर के पास इतना बड़ा लैंड बैंक है कि सभी को अपने घर मिलेंगे, आई श्योर यू। लेकिन मैं वही अपना चीज़ मीडिया के थ्रू अपना खट्टर साहब को ये याद दिलाना चाहूँगा कि अपने वर्ड्स को याद करें कि आपने ये श्योर करा था कि यू ऑल विल गेट द होम, लेकिन इन्होंने बजाय इसके कि हमें घर मिलते, EDC ID चार्जेस उससे रिकवर करते, हमारे से अपना उल्टा इन्होंने जो है मांगना शुरू कर दिया। लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा अपना मीडिया के थ्रू, मैं ये मीडिया को रिक्वेस्ट करूंगा कि ये हमारी बात चीफ मिनिस्टर खट्टर तक पहुंचाई जाए कि अभी भी वो बहुत हमारी हेल्प कर सकते हैं। जो हुआ है वो तो बहुत कुछ हो चुका है, हमारी लाइफ जो है डिस्ट्रॉय हो चुकी है। आई एम 70+ नाउ, तो 2 बार मेरे को हार्ट अटैक भी हो चुका है। अब पता नहीं अपना 1 साल जिएंगे, जब 2 साल जिएंगे या नहीं भी जिएंगे। तो उसके बाद ये हुआ कि ये आज भी अगर अपना उसको गलती को इम्प्रूव करना चाहें तो अर्लियर अप्रूवल जो सुप्रीम कोर्ट अपना डिमांड कर रहा है कि अप्रूवल लो अपना कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले, तो वो उसमें हमारी अभी भी हेल्प कर सकते हैं। सर, आपने अपनी शिकायत और अपनी अर्जी कहाँ, किस अदालत में अपना दरवाजा खटखटाया और कब आपने शिकायत की और कहाँ, क्या रिस्पॉन्स आया उनके तरफ से? नमस्कार दामिनी जी। असल में स्पेसिफिकली तो मैं पॉइंट आउट नहीं करूंगा कि कहाँ कहाँ गए, तकरीबन जो भी संभव था हमने कर लिया है। इतने लोगों का आपको इनपुट्स मिला, पर पूरे प्रकरण को आप एक इससे समझ सकते हैं कि मार्केट में कोई सामान था 2008, 9, 6, 7 जब भी था, हमने देखा, उसके क्वालिटी पे हमको भरोसा था, किसी को हमने पैसा दिया, अप टू 90%, अधिकांश लोग 90% तक पूरा पेमेंट कर चुके हैं, और उसने ये लिया और वो भाग गया, और हम यहाँ बैठे कुछ नहीं कर सकते। तो आप समझ सकते हैं कि लोग किस प्रकार जो है डेस्परेट या हताश होंगे। और जैसा कि लोगों ने भी कहा कि सबसे मोस्ट ऑफ अस आर स्टेइंग ऑन रेंट, तो रेंट भी जा रहा है, EMI भी जा रहा है, ये सारे अभी तो इतने समय हो गया कि EMI भी का पीरियड भी खत्म हो गया। और सबसे खराब चीज़ ये है कि देखिए आज की डेट में नाउ आई एम 54, आई वाज सपोज टू गेट इट व्हेन आई वाज से 10 years ago 44। अब 44 या 58 जब भी मिलेगा, दोनों में मकान का जो महत्व है मेरे लाइफ के लिए बिल्कुल बदल जाएगा। तो और सबसे बड़ी बात यह है इस पूरे चीज़ में, ये जो पेन और ये सब तो है ही है, सब कुछ अनिश्चित है, किसी को पता नहीं कब मिलने वाला है, तो कोई प्लानिंग भी नहीं हो सकता। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट होगा, क्योंकि अभी तो ये जुडिशरी द सुप्रीम कोर्ट है स्टेप्ड इन, तो थोड़ा बहुत तो ढाढ़स बंधा है। एक ही चीज़ होगा कि इसको एक्सपेडाइट कर दीजिए। अभी हम किस चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं? अगर फंड का प्रॉब्लम नहीं है, गवर्नेंस सॉर्टेड आउट है विद सुप्रीम कोर्ट स्टेपिंग इन, तो एग्जैक्टली व्हाट वी आर वेटिंग फॉर। इसको स्पीड अप करिए, जल्दी से डिलीवर करिए, बिफोर जिन्होंने खरीदा था वो भी दुनिया में ना रहे, उससे पहले कर दो। सरकार से भी आपने बात की और बिल्डर से भी बात की, लेकिन उसके बाद भी कोई जवाब नहीं आया और ना ही कोई कार्रवाई की गई। तो सर अब क्या उम्मीदें हैं आपकी, किस तरह से निराशा है आपके अंदर? एक्चुअली मैंने 2009 में बुक किया था इस उम्मीद से कि मैं रिटायरमेंट के पहले घर मिल जाएगा। मैं 2012 दिसंबर में रिटायर हो चुका हूँ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। रिटायर होने के बाद आज मैं किराए पर मकान में रह रहा हूँ, 30,000 पर मंथ। रिटायर होकर 9 साल हो चुके हैं और मुझे अभी पता नहीं कितने साल और इंतजार करना पड़ेगा। देयर इज नो होप, इन फैक्ट वी आर लूजिंग होप, गॉड ओनली कैन सेव नाउ। सर, आपका क्या कहना है प्रशासन से या उन तमाम सभी एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों से? थैंक यू दामिनी जी। मैं क्या बताऊं, ये तो एक दुविधा है
कि हम ऐसे माहौल में फंसे हैं कि जहां हम कुछ, जो आई थिंक मेरे कुलीग ने बोला कि वी आर लिविंग इन एन वर्ल्ड ऑफ अनसर्टेनिटी. नाउ लास्ट 12 years or 14 years now almost, we have moved from being a young to a senior citizen. Most of us have crossed 60. This is the irony. हर किसी इंडिया में मिडिल क्लास फैमिली की एक एस्पिरेशन होती है, और एज एन इंडियन द ओनली वन होप ही हैज़ टू मेक अ हाउस. और एक घर बनाने का एक सही टाइम होता है. 44, 45, 46 years of your age, you try to construct a house. Imagine we are at 58, 60 years of age. The idea of house has gone for a taste because your responsibilities have grown over a period of time. Your children have grown, your expenses have grown, your responsibilities have grown. So unfortunate scenario. I would only say, or it's unfortunate, one thing was there. 3 years back we had a hope. एक उम्मीद की किरण नजर आई थी हमारे को 3 साल पहले, जब यूनिटेक को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टेक ओवर किया था. तो एक होप आई थी कि नाउ इट्स इन द सेफ हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड दे विल एक्सपेडाइट इट. बट इट्स अनफॉर्चुनेट दैट द स्पीड ऑफ एक्शन इज सो स्लो. It is so slow, whether it is judiciary or government of India. Things are not moving with the same speed what they should move. And we are stuck up. We only request to the government of India and judiciary. There are 3 Chief Justices of India Honorable Court have moved out of this office. But our situation has not improved so far. So I only request with folded hands to the government of India. And I'm very clear. In India, if government of India wants, things can move overnight. If they don't want, if they don't show inclination towards judiciary also, nothing will move. The day government of India and Modi साहब अगर चाहें, या मिस्टर एचबी पूरी साहब भी चाहें, ये मकान क्या है, ये 6 महीने में पूरा हो जाएगा. If they want, perhaps it's not in the priority list of theirs, or they want to come close to the 2024 elections and expedite issues. But I only request them. I don't want, I'm not a political man. We are not political people. We want our houses. We have invested money, we have paid. The only hope is government of India and judiciary. And honorable court, I request you to please expedite it and prioritize our issue. Please, for the sake of prioritize. Otherwise, you will see half of them dead after 3-4 years. Because many of our senior colleagues have already passed away. They have not seen the light of their house, a dream house. What is the meaning of that? Is it not our country? ये हमारा देश नहीं है क्या? हम इस देश के taxpayers नहीं हैं. It's entirely white money we have paid for the houses. And we are 100% taxpayers, and yet we are not able to get a house, and nobody is addressing our issues. It's a shame on us. Shame on all of us. So thank you. That's all I have to say. Please request is to look after this and prioritize our issues. Thank you. तो काफी गंभीर परेशानी है ये कि लोगों को 10 साल से ज्यादा हो गया है लड़ते हुए अपनी लड़ाई, लेकिन अभी तक आशियाना उन्हें अपना नहीं मिल पाया है. जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं एक ढांचा खड़ा हुआ है, इसके लिए लोगों ने लाखों रुपए अपने इन्वेस्ट किए, लेकिन अभी तक मिला क्या? सिर्फ धोखा. आइए जानते हैं इनसे. सर, आपको अभी ऐसी कौन सी उम्मीद की किरण है और अपनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं? दामिनी जी धन्यवाद. मैं मलय नाम है मेरा, और मैं इस खंडहर रूपी सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ. और उम्मीद यही है कि जैसा कौल साहब ने बोला कि 3 साल पहले जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टेक ओवर किया और जिस हिसाब से मोदी साहब लगे हुए हैं, तो हम लोग को काफ़ी उम्मीद थी इसमें से कि कुछ निकल के आएगा. लेकिन अगर हम पीछे चले जाते हैं तो हर्षद मेहता स्कैम के साथ अगर देखें तो ये सारी तारें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्राइम मिनिस्टर हाउस से जाके जुड़ती हैं. तो एकदम सही बात है कि अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे तो ये प्रोजेक्ट हमारा किसी भी टाइम कंप्लीट हो सकता है, लेस देन अ ईयर. सबसे दिक्कत वाली बात मेरे लिए जो ऑन पर्सनल लेवल है कि ये मकान हमने बुक किया था हमारे फादर इन लॉ के लिए, जो कि 75 साल के थे. आज उनकी उम्र 85 साल की है. अब उनके पास रहने का जगह नहीं है. सारा उनका पैसा इसमें लग गया और मेरे साथ वो रह रहे हैं. इससे ज़्यादा और मैं क्या बोलूं. तो अब ये है कि उम्मीद इसी पे जगी हुई है कि अब मोदी साहब इतना कुछ करते हैं तो शायद मोदी अगर आगे कुछ इसके ऊपर भी एक नज़र भी अगर डाल दें तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होते हमें नहीं लगता कि 1 साल से ज़्यादा भी लगना चाहिए. तो आज हमने आवाज उठाई यूनिटेक के तमाम वो अग्रीव्ड बायर्स की जो सालों से अपने आशियाने की उम्मीद में दर बदर अपनी गुहार लगा रहे हैं, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा. हालांकि यूनिटेक का मालिक जेल की गिरफ्त में है, लेकिन ऐसे में बायर्स की परेशानी दूर नहीं हुई है. अब ऐसे में देखना होगा कि प्रशासन कब उन्हें अपनी हक की लड़ाई की जीत दिलाता है. आज के शो के लिए इतना ही. अगले शो में हम दिखाएंगे ऐसे हजारों बायर्स की परेशानियों का समाधान, जिसमें होंगे हमारे साथ में रेरा के सीनियर लॉयर जो बताएंगे आपको क्या करना चाहिए आपको जब आप ऐसे बिल्डर्स की जाल सांझी में फंस जाते हैं.
तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे शो आपकी प्रॉपर्टी में। मैं हूं आपके साथ दामिनी वशिष्ठ।